बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम केस था और ये सानिया मॉडल टाउन का केस था, जेआईटी का, सेकंड जेआईटी का। मैं ये समझता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन का केस सबसे ख़तरनाक केस है शरीफ ख़ानदान के लिए। और शरीफ ख़ानदान इस केस में चूँकि डायरेक्ट इन्वॉल्व है और इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है, वो चाहे बाक़िर नजफ़ी साहब की रिपोर्ट हो या बाकी चीज़ें हों, वो डायरेक्ट इनकी तरफ। शहबाज शरीफ कहते थे कि मेरी तरफ अगर बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट ने एक उंगली भी की तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और बाक़िर नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट ने पूरा पंजा शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की तरफ किया। लेकिन इन लोगों ने ना रिज़ाइन दिया और ना उस बाक़िर नजफ़ी की रिपोर्ट को बतौर सबूत अदालत में पेश होने दिया। फिर हम देखते हैं कि एक जेआईटी बनती है और उस जेआईटी के हवाले से आज अदालत में समाअत होती है, बेंच टूट जाता है, बेंच पर इतराज़ उठा दिया जाता है, बहुत बड़ा इतराज़ किया जाता है। पाकिस्तान अवामी तहरीक और जो मुद्दई हैं, मुस्तगीस हैं, जवाद हामिद, उनके वकला की जानिब से आज अदालत में आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से जो एक दरख्वास्त अदालत में आई है और जो बहानाबाजी की गई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उनकी जानिब से। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है, जो आज हमें देखने को मिला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सानिया मॉडल टाउन की सेकंड जेआईटी के हवाले से 7 रुकनी बेंच है। जब ये इस बेंच में, और मज़े की बात यह है कि आज एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद वैस साहब खुद पेश हो गए। हालांकि उनके ऊपर पहले भी एतराज़ किया गया था और मुझे लगता है कि जैसे ही समाअत शुरू होगी रेगुलर, तो उस पर आलिया नीलम साहबा और जस्टिस मलिक शहजाद साहब, ये दो जज हैं। जब सानिया मॉडल टाउन की जेआईटी को चैलेंज किया गया था, दो दरख्वास्त गुजार हैं, ये दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं, इन्होंने जेआईटी को चैलेंज किया था। और जब आज़म नज़ीर तारड़ वकील हो तो आप जान सकते हैं कि ये जो कांस्टेबल थे, इनको तो दरख्वास्त गुजार बनाया गया। असल तो उस जेआईटी से तकलीफ थी शरीफ खानदान को, क्योंकि वो जेआईटी कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ उस वक्त कोट लखपत जेल में थे 2019 में, उनसे भी तफ्तीश कर चुकी थी, शहबाज शरीफ से भी कर चुकी थी, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों से भी। तो इस तकलीफ में उन्होंने अपना वकील दिया, दो कांस्टेबल्स को सामने लाए और एक दरख्वास्त दायर कर दी। अब इसमें एक खुरम रफीक है कांस्टेबल, और एक और जो कादिर है, उनकी जानिब से दो दरख्वास्तें दायर की गई। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं, सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो उसमें दरख्वास्त गुजारों के वकील थे। 7 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब और उनके साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, और जो एक और जज साहब थे जो रिटायर हो चुके हैं, जो 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब। अहमद नईम साहब की जगह अब जस्टिस अली ज़िया बाजवा को 7वां रुकन लाया गया, और इस तरीके से ये 7 रुकनी बेंच था जो इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था। जब ये दरख्वास्त दायर की गई इन दो कांस्टेबल के थ्रू, और शरीफ खानदान के वकील ने यह दरख्वास्त चैलेंज की, और ये इस जेआईटी को, जो सेकंड जेआईटी थी, उसको चैलेंज किया, और ये वो जेआईटी थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से बनी थी। तो उस वक्त 3 रुकनी बेंच था। उस वक्त के खासुल खास जो चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, वो उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने अपने साथ भी जो ऑनरेबल जज हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जो सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो, और जस्टिस आलिया नीलम साहबा, ये 3 रुकनी बेंच था। इस 3 रुकनी बेंच ने बगैर नोटिस किए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनाई गई जेआईटी को सस्पेंड कर दिया और उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उस अदालत में अहमद अवैस साहब पेश हुए, और अहमद अवैस साहब की फिर जो है वो तलख कलामी हुई, जिसकी बुनियाद पर फिर अहमद अवैस साहब को तौहीन अदालत भी भुगतना पड़ी, और तौहीन अदालत भुगतने के बाद फिर उनको जो एडवोकेट जनरल के ओहदे से भी हाथ धोने पड़े। फिर बाद में दोबारा वो एडवोकेट जनरल बने। जब दोबारा एडवोकेट जनरल बने और वो सानिया मॉडल टाउन केस में पेश हुए, तो मलिक शहजाद और आलिया नीलम ने, जो आलिया नीलम साहबा हैं हमारी जज साहबा, उन्होंने इस पर एतराज़ किया, और फिर उन्होंने एक और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनको इस केस के लिए मुकर्रर फरमा दिया। आज दोबारा अहमद अवैस साहब अदालत में पेश हुए। अहमद अवैस साहब से मुझे ये लगता है कि दोबारा उन पर एतराज़ किया जाएगा। आज तो एतराज़ नहीं हुआ क्योंकि आज केस की नौयत कुछ और थी, लेकिन ये एतराज़ किया जाएगा। दरख्वास्त दी गई आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जूनियर की जानिब से अदालत में, और ये कहा गया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून बन गए, और भले उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन आज तक उनका रिज़ाइन कबूल नहीं हुआ। जिस मुल्क का ये निज़ाम हो कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा दे चुके हों,
1 माह पहले अटार्नी जनरल साहब इस्तीफ़ा दे चुके हों और इस्तीफ़े के बावजूद उनका इस्तीफ़ा कबूल ना हो और अयाज सादिक को वफाकी वज़ीर कानून के लिए इन्होंने नामज़द भी कर दिया, उसके बावजूद आज़म नज़ीर तारड़ का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं किया और वो आज भी वो ओहदा इंजॉय कर रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून का। और बार कौंसिल और बार एसोसिएशन में ये भड़के मारते हैं और कहते हैं कि हमने ओहदा कुर्बान कर दिया। बार कौंसिल और बार एसोसिएशन का जो बयानिया था जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, हमने उस बयानिया के लिए अपना ओहदा कुर्बान कर दिया, कुछ भी कुर्बान नहीं किया, सारा कुछ वहीं पे खड़ा है, आज अदालत में साबित हो गया। बहरहाल उन वकील ने कहा कि जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब चूंकि अब वफाकी वज़ीर कानून है तो वो अदालत में बतौर वकील पेश नहीं हो सकते, तो जो दरख्वास्त गुजार हैं इनको मौका दिया जाए कि ये अदालत में एक नया वकील हायर कर सकें और इस नए केस में जो मुल्ज़मान हैं वो अदालत में अपनी जो इस्तदा है वो कर सकें। अदालत ने कहा, अमीर भट्टी साहब ने ये बात ज़रूर की, ये खुरम रफ़ीक के वकील थे, 2 दरख्वास्त गुजार हैं, एक खुरम रफ़ीक है और दूसरा रिजवान कादिर है। तो रिजवान कादिर साहब की तरफ रिजवान कादिर की तरफ से बुरहान मुअज़्ज़म साहब वकील हैं, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वकील हैं खुरम रफ़ीक की तरफ से, लेकिन आर्गूमेंट्स आज़म नज़ीर तारड़ साहब ही कर रहे थे और बुरहान मुअज़्ज़म साहब नीचे ट्रायल में मुल्ज़मान के वकील हैं। अब उनकी जानिब से कहा गया कि जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो अदालत में आज पेश नहीं हो सकते। उस पर अदालत ने कहा कि आपको पता है कि वो कब से वफाकी वज़ीर कानून बने हैं, 4 माह से बने हैं, तो आप सोए हुए थे, आपने पहले क्यों नहीं अपना कोई नया वकील मुकर्रर किया। उस पर उन्होंने कहा जी कि क्योंकि जनाब भी तो केस मुकर्रर नहीं किया था और जनाब ने भी तो केस मुकर्रर नहीं किया था, अदालत में भी केस मुकर्रर नहीं हुआ था, क्योंकि केस नहीं मुकर्रर हुआ था तो हमें उसमें ज़रूरत पेश नहीं आई कि हम नया वकील करें और हम अभी इसमें थे कि चलें वो वफाकी वज़ीर कानून का जब उनका रिज़ाइन कबूल हो जाएगा उसके बाद अगर केस लगेगा तो वो खुद पेश हो जाएंगे क्योंकि वो सारे केस को जानते हैं। तो उस पर अदालत ने कहा कि आपके पास 4-5 माह थे, लेकिन आपने वो उनको, क्योंकि लास्ट टाइम ये अप्रैल में लगा था, अप्रैल में केस फिक्स हुआ था, उस पर हेयरिंग नहीं हुई थी, इसकी हेयरिंग फरवरी 2022 के बाद नहीं हुई और तकरीबन ये 8-9 माह के बाद दोबारा जो हेयरिंग रिज्यूम हुई है और अली ज़फ़र साहब चूँकि वकील हैं इसमें जो मुस्तगीस पार्टी है, जो मजलूम पार्टी है उनकी जानिब से, तो और अज़हर सदीक एडवोकेट साहब भी वकील हैं और बाकी भी मुख्तलिफ जो वकला हैं वो अदालत में, अली ज़फ़र साहब तो आज पेश नहीं हुए लेकिन बाकी वकला अदालत में मौजूद थे। इस पर अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने इतराज़ किया कि जनाब ये सिर्फ ये तो हैं खुरम रफ़ीक की तरफ से जो पिटिशनर है, जो रिजवान कादिर पिटिशनर है उसके और वकील हैं, उनको कहें कि वो अपने आर्गूमेंट्स शुरू कर दें, बाकी दरख्वास्त गुजार अपने आर्गूमेंट्स करें, ये इतने तक ये भी अपना वकील कर लें और उसके बाद हम देखेंगे। तो उस पर फिर जो वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जूनियर, उन्होंने कहा जी 2 हफ्तों का हमें टाइम दें, अभी तैयारी वगैरह भी करनी होगी। तो अज़हर सदीक ने कहा कि इन्होंने आज कहते हैं जी कि हमें 2 हफ्तों का टाइम दें, 2 हफ्तों के बाद जो नया वकील आएगा वो कहेगा मुझे तैयारी के लिए टाइम दें, तो इस तरह तो ये सिलसिला चलता जाएगा। तो अदालत ने कहा कि आप अदालत में लिख के देते हैं कि अगली तारीख पर जो भी वकील होगा वो बहस करेगा। उसने कहा जी मैं लिख के तो नहीं दे सकता, मैं तो क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर सकता हूं कि आपने अगली तारीख पर वकील मुकर्रर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अदालत ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम अगली तारीख पर केस को चलाएंगे, केस हम आगे जो आर्गूमेंट्स है वो शुरू करवा देंगे, आपने को वकील पेश करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो ना कीजिएगा। साथ ही अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने कहा कि जनाब हमारा एतराज है इस बेंच पर हमारा एतराज ये है कि ये जो जज साहब हैं जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब, जो अभी हाल ही में बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट उनको कंफर्म किया गया है, तो वो नीचे सानिया मॉडल टाउन केस के मुल्ज़मान पुलिस वालों की जानिब से वो बतौर वकील अदालत में पेश होते रहे। तो जो नीचे वकील के तौर पर पेश हो वो ऊपर उस बेंच में नहीं बैठ सकता। उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि हमारे नॉलेज में आज ही ये बात आई है और मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने खुद इस बात को अदालत में हमारे सामने रखा है और वो खुद माजरत कर रहे हैं, वो तो खुद नहीं इस बेंच में बैठना चाहते, तो ये हमारे नॉलेज में है, ये फैक्ट हमारे नॉलेज में है और अल्टीमेटली हम इस बेंच को नए सिरे से तश्कील देंगे। और उस पर अज़हर सदीक ने कहा हमारा एतराज़ आप लिख लीजिएगा कि हमारा ये एतराज़ है। दूसरा, अहमद अवैस साहब ने अदालत के सामने कहा कि जनाब फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया था कि 3 माह में लाहौर हाई कोर्ट इस केस को डिसाइड करे, तीसरा साल गुजर गया है, अभी तक ये 3 माह नहीं आए कि लाहौर हाई कोर्ट इस केस को डिसाइड करे। उस पर अमीर भट्टी साहब ने कहा वो भी फैक्ट हमारे नॉलेज में है, वो फैक्ट हमारे नॉलेज में है और आपने देखा होगा हर तारीख पर जो भी फैसला होता है तो वो हम थोड़ी कोई उसमें डेट देते हैं, वो तो वकील हमारे सामने
جب بحث کرتے ہیں تو انہوں نے استدعا کرنی ہوتی ہے، وہ جب ایڈجرمنٹ مانگتے ہیں تو ہم تو باقاعدہ آرڈر شیٹ میں لکھتے ہیں کہ فلاں کی جانب سے ایڈجرمنٹ مانگی گئی، فلاں کی جانب سے فلاں نے بحث مکمل کی، تو ہم تو یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے پابند ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بطور قانون کا طالب علم، کہ جب اگر ہائی کورٹ نیچے سول یا سیشن عدالت کو ڈائریکشن دے دے یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے دے تو یہ پھر عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عدالت پابند نہیں ہے وکیلوں کی، وکیل پابند ہے عدالت کے احکامات کے۔ اگر عدالت چاہے روزانہ کی بنیادوں پر بھی سماعت ہو سکتی ہے، اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس کے اندر جو ملزمان ہیں یا اس کیس کے اندر جو فریق ہیں وہ کیس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، وہ کیس کو جو ہے وہ لمبا کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت ان کو شٹ اپ کال دے سکتی ہے۔ عدالت کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، عدالت ان کو جرمانہ عائد کر سکتی ہے، عدالت ان کی استدعا مسترد کر سکتی ہے۔ عدالت نے وکیل کو نہیں دیکھنا، عدالت نے فریق کو نہیں دیکھنا ہوتا، عدالت نے اپنے سے اوپر جو عدالت ہے اس کے احکامات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ عدالت نے اپنے اوپر جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات نیچے تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ 3 ماہ میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کہیں کہ جی 3 سال میں، چونکہ وکلا کی جانب سے تاریخیں لی جا رہی تھیں تو اس وجہ سے ہوا، یہ 8 ماہ میں کون سے کس وکیل نے تاریخ لی ہے؟ 8 ماہ میں تو کیس فکس ہی نہیں ہوا، 8 ماہ میں کیس ایڈجرن کیا ہونا تھا فکس ہی نہیں ہوا، اور 7-8 ماہ کے بعد دوبارہ کیس فکس ہوا۔ مختلف حالات تھے، آپ جانتے ہیں مختلف چیزیں چلتی رہی ہیں، تو اب بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں بہرحال عدالت نے کہا کہ ہم 2 ہفتوں کا ان کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ آج 15 نومبر ہے، 29 نومبر تک ہم کیس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، 29 نومبر تک ہم نیا بینچ بناتے ہیں، ایک نیا جج صاحب کو شامل کرتے ہیں، اور 29 نومبر تک آپ اپنا وکیل کریں، جو بھی ہوگا ہم 29 نومبر کو بحث سنیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 29 نومبر کو کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ایک ہے ملزمان پر بھی ایک دباؤ تو ہے ڈیفینیٹلی، اور کیا یہ صرف ایک دباؤ کے لیے ہے، اور قانون کے مطابق کیسے یہ معاملہ آگے چلے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔